नमस्कार दोस्तों, सुनील सिंह ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मिडिवल हिस्ट्री में क्वेश्चन आंसर सेशन। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। यहाँ पर आप लोगों ने अभी तक जो भी क्लासेस की होंगी उनमें से हम लोग देखिए जितने भी लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन बने हैं, चाहे वो स्टेट सर्विसेज में हो, चाहे वो आपका यूपीएससी में हो, तो हम लोग उन क्वेश्चनों को देखेंगे और हम लोग ये देखेंगे हमने जो पढ़ा है उसमें सारे क्वेश्चन हम आसानी से कर ले रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग इसको देखेंगे और इसके पहले आप लोग जब भी सेशन को हम लोग पढ़ेंगे, इसके पहले आप लोग का काम है कि वो सारे टॉपिक जो है हम लोग कंप्लीट कर ले। तो आज के सेशन में हम लोग इस्लाम के उदय, उसके बाद आपका अरबों का आक्रमण और उसका इम्पैक्ट, इसके साथ साथ महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, ये चार टॉपिक को ले रहे हैं। इन चार टॉपिक से जो भी सवाल बनते हैं या जो बन चुके हैं हम लोग उन पे सवाल देखेंगे और प्लस इन पे जो बनने की संभावना है, कुछ सवाल हमने उनको भी लिए हैं, हम लोग उनको भी डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इन सारे क्वेश्चन आंसर सेशन को और प्रयास करते हैं कि सारे क्वेश्चन को अच्छे से हल करेंगे और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और कम से कम एग्ज़ाम का जो भी तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के वो सब आपके समझ में भी आएंगे और एग्ज़ाम हॉल में आसानी से सारे क्वेश्चनों का जवाब दे पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। सबसे पहले देखिएगा, ये आपका मिडिवल हिस्ट्री में जो हमारे शुरू के चार टॉपिक हैं जिनमें हम लोग देखेंगे इस्लाम का उदय, उसके बाद अरबों का आक्रमण, अल-बरूनी और महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। उसी सेशन के हम लोग सवाल को लेते हैं। तो देखिए, बड़ा ये सवाल अगर किसी सन में आए हैं तो हम लोगों ने वो रखा हुआ है सामने। सवाल जो भी हैं ये सारे एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं और देखते हैं और हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके हिसाब से कितना आंसर दे पाते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इस सवाल को अगर हम लोग पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर स्थान नहीं पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो हम लोग सामने चार विकल्प है। देखिएगा, आपको पता है कि हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 एडी में, देखिएगा ये 570 एडी में इनका जन्म हो रहा है। तो आपका जो पहला आंसर होगा 570 एडी में, क्योंकि ये देखिए हिजरी संवत का डेट है और ये बाकी जो समय जो है बाद की डेटें हैं। तो इस तरह से अगर उसका हम लोग जन्म देखेंगे तो हो जाएगा 570 एडी। तो पहला आंसर हो जाएगा 570 एडी। अगला सवाल देखिए, भाई मक्का कहाँ है। ये बहुत ही इजी सवाल है। मक्का कहाँ, हम लोगों ने नोट्स में पढ़ा भी था कि मक्का हमारा देखिए सीरिया, ईरान, इराक और सऊदी अरब। तो इसमें पता है आपको मक्का सऊदी अरब में है, ये भी हम लोगों ने नोट्स में पढ़ा था। तो देखिए हमारा आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। इसके अलावा देखिएगा, हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग, देखिएगा। तो अब हम लोग जब इसको हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो वहाँ इसको डिटेल में पढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पहली बार इंडिया शब्द का प्रयोग जो है इंडस से किसने किया था, यूनानियों ने। तो इंडिया शब्द नहीं है, हिंदू कह रहा है, हिंद कह रहा है, तो ये तो यूनानी होगा नहीं। इसके अलावा रोम और चीन है नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरब। तो अरबों ने सबसे पहली बार जो है हिंद के हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। तो ये आंसर देखिए, कभी सवाल आए तो आंसर हो जाएगा अरब। उधर भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था, देखिएगा। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम को किसी को नहीं दे रहा, पहला मुस्लिम आक्रमण कह रहा है। इनमें से अगर हम लोग देखें तो 711 ईस्वी में आपको पता है कि उबैदुल्ला और आपका बुदैल के नेतृत्व में 711 ईस्वी पर यहाँ अटैक होता है, क्योंकि 647 में देखिए कोई अटैक नहीं है, ठीक है। वो 634 में पहली बार थाने में था और इसका आंसर हो जाएगा इसमें उबैदुल्ला। इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है यार, लेकिन वो चूँकि एक नॉर्मल सवाल है, पहला मुस्लिम आक्रमण, तो उसका आंसर हो जाएगा 711। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, देखिएगा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की विजय कब की गई थी। आपको पता है कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध की विजय जो है 712 ईस्वी में की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 712 एडी। ये सब बहुत आसान सवाल हैं। देखिए सारे सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में, जिन जिन एग्जामों में आए हैं उनके सामने देखिए लिखा हुआ। अगला, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी है। प्रथम मुस्लिम की बात हो रही है। कुतुबुद्दीन ऐबक आप जान रहे हैं 1206 से लेकर 1210 तक है। मोहम्मद बिन कासिम 712 है। महमूद गजनवी 1000 से लेकर 1025-27 के बीच में है। और मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण 1075 में होता है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। तो हम लोग देख रहे जो भी सवाल है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, कौन थे। देखिए गजनी, अरब, गोर, उनमें से कोई नहीं, सबसे पहले आक्रमणकारी थे वो अरब थे, ठीक है। तो इस तरह आंसर हो जाएगा आपका अरब। मोहम्मद बिन कासिम था, क्या था, तुर्क था, मंगोल था, तुर्क अफगान था और अरब था। तो क्या हो जाएगा अरब। बहुत ही आसान सवाल देखिए हैं जो सब एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको हम लोग देख रहे हैं। उसे देखिएगा
निम्नलिखित गजनी राजवंश का संस्थापक कौन? देखिए, अगर गजनी राजवंश का संस्थापक पूछा था तो उसका आपको पता है वो है कौन है, वो अलप्तगीन। गजनी राजवंश का संस्थापक अलप्तगीन है। अलप्तगीन के बाद हम लोगों ने देखा था किस तरह से इसहाक, पिराई और बलक्तगीन आते हैं, और फिर बलक्तगीन का पुत्र और अलप्तगीन का दास जिसने यामनी वंश की स्थापना की थी वो कौन था? सुबुक्तगीन। तो इसका जो गजनी राजवंश पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा अलप्तगीन। अगला देखिए भाई, कथन कारण का सवाल है। महमूद गजनवी ने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किए थे। देखिए 17 बार आक्रमण किए थे, एकदम सही बात है। दूसरा, वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, गलत। वह भारत में, आपको मोहम्मद जाफर ने कहा कि उसका भारत में जो आक्रमण करने का उद्देश्य था वो धन को लूटना था, ना कि साम्राज्य का निर्माण करना। यश प्राप्त करना चाहता था, हाथी प्राप्त करना चाहता था, लेकिन साम्राज्य की स्थापना उसका उद्देश्य नहीं था। यद्यपि इसके द्वारा पंजाब में साम्राज्य की स्थापना हो जाएगा, लेकिन वो उद्देश्य नहीं था। तो इसका उद्देश्य धन प्राप्त करना था। कथन तो सही है परंतु कारण गलत है, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए सी। तो ये देखिए जो क्वेश्चन हमारे सामने हैं, जो हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद देखिए हम लोग और आपका देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने अभी देखे। तो हम लोग जो है अब आगे सवाल देखते हैं। निम्न में से देखिए कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी के द्वारा पराजित नहीं हुआ था? आपको पता होगा महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए हैं, उसमें एक चंदेल शासक कौन है भाई? देखिए विद्याधर, जिसको वो कभी पराजित नहीं कर पाया था। ये कन्नौज का शासक था, चंदेल शासक, सॉरी आपका कालिंजर का शासक था, इसको कभी पराजित नहीं कर पाया था। तो इसका आंसर जब भी कई बार सवाल देखिए पूछा गया है। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? पता है, महमूद दरबारी इतिहासकार उतबी था। महमूद गजनवी दरबारी इतिहासकार उतबी है, ये भी देखिए आपको क्लास में पढ़ाया गया था। अगला भाई, शाहनामा का लेखक फरिश्ता, गलत है। शाहनामा का लेखक फिरदौसी है, किसके दरबार संबंधित था? इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। शाहनामा का जो लेखक है वो फिरदौसी है, इसका जो है आप किसके दरबार में था? वो तो हो जाएगा भाई आपका महमूद गजनवी। शाहनामा का लेखक था कौन भाई? फिरदौसी। आप बताया तो फिरदौसी को फारसी का होमर भी कहा जाता था। इसको किताब लिखने के लिए 60,000 आपका मुद्राएं देने की बात हुई थी। फिर अयाज के कहने पर आपको मैंने बताया था मुद्रा सोने की नहीं चांदी की देता है, नाराज होकर दरबार छोड़ के चला जाता है। और बाद में जब ये महमूद गजनवी से माफ़ी मांगता है, पुनः सोने की मुद्राएं भिजवाता, तब इसकी मृत्यु हो गई होती है। तो ये कम से कम पता होना चाहिए। हमने डिस्कशन किया है पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन? आपको पता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन है? अलबर्नी। और इसके द्वारा वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, इन सब का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल देखिए भाई, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला पहला इतिहास कौन है? इसके साथ जो भारत आया है आपको पता है वो महमूद के साथ अलबर्नी था, जो कि 1018 में आता है और लगभग 10 वर्षों तक यहाँ पे रहता है। तो उसका आंसर हो जाएगा अलबर्नी। ये देखिए भाई सवाल, अलबर्नी भारत आया था, देखिएगा अब ये किस शताब्दी में आया था? आपको पता है 1018 में आ रहा है, यानी 11वीं शताब्दी चल रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी में आया है। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? फिर वही सवाल रिपीट देखिए हो रहा है, आंसर क्या हो जाएगा? अलबर्नी। तो देखिए बहुत इजी सवाल है जो आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन अलबर्नी के संबंध में सही नहीं है? देखिएगा हम लोग पढ़ते, देखिए वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, पहला स्टेटमेंट। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, ये स्टेटमेंट तो सही है। वह संस्कृत का विद्वान था, ये भी एकदम सही बात है। उसे त्रिकोणमिति का ज्ञान था, बिल्कुल, गणित में खासकर त्रिकोणमिति का उसको बहुत ज्ञान था। इसका कौन सा संबंध नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका, ये देखिए वह भारत का, वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक नहीं है वह। तो ये चीज़ें आपका धर्म लेखक था, तो था वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। निम्नलिखित किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? तो देखिए भाई वो भीमदेव फर्स्ट था। जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था उस समय जो शासक थे वो भीमदेव प्रथम थे, और ये लगातार 22 से लेकर 64 तक रहते हैं। तो सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण इन्हीं के द्वारा बाद में कराया जाएगा। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्कों को निर्मित? ये तो भाई महमूद गजनवी, मैंने आपको बताया था भाई महमूद गजनवी के सिक्कों पर लिखा हुआ है आपका अव्यक्त मेकम अवतारा महमूदा।
तो इस तरह से किसके सिक्कों पर एक तरफ संस्कृत का लेख, दूसरी तरफ चांदी के सिक्के हैं, तो वो आंसर क्या हो जाएगा आपका महमूद गजनवी। तो वो देखिए हो जाएगा महमूद गजनवी। तो इस तरह देखिएगा भाई, ये बहुत इजी देखिए सवाल है जो पूछे गए हैं। बस ये सब आप लोगों ने पढ़ा है, बस एक बार इनको हमको देखना है कि हम इनको आसानी से देख लें। अगर निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1092 में उत्तर भारत को जीता? आपको पता है 1092 में बहुत 1192 में एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हो रहा है, जो हो रहा है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। मोहम्मद गोरी पूरा नाम था सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। यह युद्ध कहलाएगा तराइन का दूसरा युद्ध। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? आपको पता होगा मोहम्मद गोरी जो पहला अभियान था वो गुजरात होते हुए था, और उसको 1178 ईस्वी में पहली बार आनिलवाड़ या नाहरवाला या कयाद्रा या कासगर इनके युद्ध में या पाटन के युद्ध में कौन हरा रहा है? और वो है देखिएगा भाई भीम सेकेंड, और इनकी माँ थी नायिका देवी, इनके नेतृत्व में इनको हराया जाता है। तो पहला आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। इसका आंसर रहेगा भीम सेकेंड। उसके बाद देखिए भाई सवाल है कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया? आपको पता है कि मोहम्मद गोरी ने तराइन के युद्ध के बाद 1094 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद को हराते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चंदावर का युद्ध। ये जयचंद जो थे गढ़वाल वंश के शासक थे। हम लोगों ने जब पूर्व मध्यकाल पढ़ा था वहाँ भी था, और यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गोरी और चंदावर के युद्ध में पराजित किए गए? देखिए वही सवाल उल्टा हो गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? जयचंद्र। तो बहुत ही इजी सवाल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं, अगर एक बार आपने ठीक से पढ़ा होगा तो कोई भी सवाल देखिए नहीं जिसका आप आसानी से जवाब न दे पाए। और देखते भाई 1194 के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया? देखिए भाई वही जयचंद। किसने भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई कि वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, आपको पता है वो कहलाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन 1192 ईस्वी में होता है। इसी युद्ध के बाद भारत में जो है 1192 ईस्वी में देखिए युद्ध हो रहा है। आपको पता है इसी युद्ध के बाद जो है भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की नींव रखी जाएगी। निम्नलिखित देखिए भाई, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम के हिसाब से मिलाना है हमको। देखिए ये आपके सामने नाम है, तो इसमें हम लोग चूंकि अभी पढ़े नहीं, लेकिन आप जान लीजिए चंगेज खां ये 1221 ईस्वी में आएगा। इसके द्वारा इल्तुतमिश के समय में अटैक किया जाएगा, लेकिन ये पीछा करता आता है आपका ख्वारिज्म के राजकुमार थे जलालुद्दीन माकबरनी का। अंत में इल्तुतमिश ने अपनी बुद्धिमत्ता से इसको सिंध नदी के इस पार नहीं आने दिया और वापस लौट जाता है। तो लेकिन तब भी भारत के राजनीति में इसका आगमन 1221 में होता है। मोहम्मद गोरी तो देख ही रहे हैं, ये 1175 से लेकर 1205 ईस्वी 1205 तक भारत पे सक्रिय रहेंगे। महमूद गजनवी 1000 से लेकर 1027 इनका आखिरी अभियान है, और तैमूर 1398 ईस्वी में यहाँ आते हैं। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे मिलाने के लिए होगा, देखिए पहले महमूद गजनवी है, उसके बाद फिर मोहम्मद गोरी है, यानी कि बी के बाद देखिएगा आपका सी है, फिर ए यानी कि पहले 2 है, फिर 3 है, और फिर 1 है, फिर 4 है। 2 3 1 4, ये देखिए यहाँ पर नंबरिंग चेंज होने चाहिए। ये 1 2 3 और 4। तो अगर ये पढ़े होंगे तो बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं है सवाल हम। अगला भाई, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का अंकन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। देवी लक्ष्मी का अंकन जो है वो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर है, और इस पर देवनागरी लिपि भी है। देवी इसके साथ साथ देवनागरी लिपि का भी वर्णन है। देखिएगा जिस तरह संस्कृत का लेख किसके सिक्कों पर था, तो वो था कौन? हमने पढ़ा था इसके पहले आपका महमूद गजनवी। लेकिन लक्ष्मी के सिक्कों का अंकन किसके समय? मोहम्मद गोरी। दोनों खूब पूछे जाते हैं सवाल। अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं भाई, हमारे सामने देखिए कि है मोहम्मद गोरी सिक्कों में, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको सर्वप्रथम अख्ता प्रदान की? तो पहले अख्ता उसने दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये देखिए आपके सामने सवाल रहेगा। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल विजय पर अभियान की? जब आप लोग पढ़ेंगे तो मोहम्मद गोरी के दास का नाम था इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी। तो इसका आंसर हो जाएगा इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी, और इसी के द्वारा ही बिहार बंगाल को जीता जाएगा, और इसी द्वारा नालंदा और आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी यही नष्ट करवाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये आपके सामने।
अब आइए हम लोग और देखते हैं, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? अभी आप लोगों ने नाम पढ़ा है बिन बख्तियार खिलजी। ये बिहार का पहला विजेता, 1203 ईस्वी में इसने बिहार को जीत लिया इसने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये बिहार को जीत रहा है तो उस समय लक्ष्मण सेन बंगाल का शासक था, वो इंद्री महाशांति यज्ञ कर रहा है। उसको लग रहा है कि उस यज्ञ से नहीं आएगा, अंत में 18 दिन के अंदर वहां पहुंच गए। इसने बंगाल को भी जीता और नादिया को, उसकी राजधानी लक्ष्मणवती को जगह पे नादिया को राजधानी बनाया इसने। तो वो सब चीजें हमने देखा, पढ़ा हुआ है इसको। नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किसने किया? इसी ने ही अपने अभियान के दौरान में नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करता है। आगे देखिए हम लोग, लास्ट सवाल है, दो कथन हैं कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, एकदम सफल हुए, तुर्की आक्रमण सफल हुए, भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ये स्टेटमेंट है। तो एकदम ठीक है, भारत में राजनीतिकता एकदम नहीं, इसीलिए सफल हुए हैं। तो कथन कारण दोनों है और सही व्याख्या कर भी रहा है इसका। तो ये देखिए आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने ये कि पूरे टॉपिक में से ये जो बेसिक सवाल बीपीएससी में सवाल 2016 में पूछा गया है, इसके पहले वाला वो, तो ये देखिए, और ये यूपीएससी 2018 का सवाल है। इसका भी देखिए रिजल्ट आया है, कल रिजल्ट आया है, ठीक है, जिसमें जो है आपने देखा होगा कि ठीक ठाक इस बार 119 एसडीएम के पद थे, तो वो लगातार यूपी में सीटें आ रही हैं, तो आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए। तो ये देखिए पूरा एक क्वेश्चन आंसर का सेशन था। ये ऐसे क्वेश्चन आंसर थे इन 4 टॉपिक में जो पूछे गए हैं। अब हम लोग जो इसका भी दूसरा सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके बाद, उसमें बहुत सारे टिपिकल सवाल और हैं जो कि थोड़ा टेक्निकल सवाल होंगे, हम लोग उनको देखेंगे। तो इसके जस्ट बाद हम उसको देखते हैं और इसी वीडियो में इसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तो हमने लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन देखे हैं, इसके अलावा और भी इम्पॉर्टेंट सवाल जो कि अभी डिफरेंट एग्जाम में जब हिस्ट्री ऑप्शनल होता था तब उस पे जो इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं, या यूजीसी नेट पे जो इम्पोर्टेंट सवाल बने हैं, यानी कि इन्हीं टॉपिक पर और भी इम्पोर्टेंट सवाल जो कि जिनका स्टैंडर्ड जो है थोड़ा हाई है, या जिन पर आपको थोड़ा सा और एनालिसिस करना है, आप अपने दिमाग से कुछ सारे सवालों का जवाब दे सकते हो या गेस से उसको दे सकते हो, उनको देखते हैं। तो आइए इन टॉपिक को, ये 4 टॉपिक है देखिएगा, वही इस्लाम के उदय के साथ साथ मोहम्मद बिन कासिम, गजनी और आपका मोहम्मद गोरी, इन टॉपिक को देखते हैं, इन सवालों को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया? आपको पता है किताबुल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद ईसी सचाऊ के द्वारा, एडवर्ड सी सचाऊ के द्वारा 1888 ईस्वी में होता है, और किताब का नाम है अल्बर्नीज इंडिया एन अकाउंट ऑफ इंडियन रिलीजन। और हिंदी में इसका अनुवाद रजनीकांत शर्मा कर रहे हैं। क्योंकि अंग्रेजी में अनुवाद पूछा गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा भाई, ईसी सचाऊ। निम्नलिखित अगला, सीमांत क्षेत्र के वह उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी दोनों को परेशान किया था, बार बार मैंने नाम लिया, खोखर जनजातियों के द्वारा दोनों को परेशान किया गया था। महमूद गजनबी को भी परेशान किया गया था, मोहम्मद गोरी को भी परेशान किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए भाई, खोखर। तो ये जो खोखर जनजाति उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो थी, इनके द्वारा लगातार परेशान किया गया था महमूद गजनबी और गोरी दोनों को। तो इसका आंसर, और हमने इसको डिस्कशन में कई बार पढ़ा भी था। आगे देखते हैं भाई, भारत अरब प्रज्ञापक संबंधों का सबसे पहला प्रमाण ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत का अरबी अनुवाद है। आपको पता है कि ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत का अनुवाद अल फजारी ने किया था, और किस नाम से किया? तो उसका नाम था सिंध हिंद। ये भी हम लोगों ने देख लिया था। तो ये देखिए कुछ बेसिक सवाल हैं जिनको थोड़ा सा अब आपको उसके तुलना में मेहनत करना है। उस समय देखिए वो जो इसके पहले क्वेश्चन थे वो सब लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन थे, क्योंकि वो डिफरेंट स्टेट एग्जाम से या यूपीएससी में आए थे, बहुत सतही सवाल थे। इनमें थोड़ा मेहनत करनी है। जैसे लोग भारत पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय तत्कालीन राज्यों को सूचित करता है? देखिए ये गेस करना है। अब मान लीजिए हम लोग इसमें देखते हैं तो मिहिर, ये सब नामों में तो हम लोग जयपाल को देख रहे हैं, बार बार जयपाल को। देखिए ये जयपाल महमूद गजनबी के सामने बार बार आत्महत्या कर लेता है हारने के बाद। और ये मुल्तान का शासक फतेह दाऊद रहता है, और उस समय बंगाल का देखिएगा शासक रहता है महिपाल। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा जयपाल, फतेह दाऊद और महिपाल। ये हम लोग गेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि महमूद गजनबी का रहा है। अब देखिए पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के सामने है। राजा भोज उस समय है नहीं, देखिएगा ये तो इसलिए मिहिर भोज उस समय इसके पैरेलल है नहीं, बाद का है, तो हम लोग गेस कर सकते हैं।
तारीख यामनी, जिसे किताबुल यामनी कहते हैं, किसका लेखक कौन है आपको पता है? उतबी दरबारी इतिहासकार थे। किताब का नाम है तारीख यामनी, यानी यामनी वंश का इतिहास या किताबुल यामनी। तो इंपॉर्टेंट देखिएगा भाई, ये आपका टॉपिक था। अब देखिए, अलबर्नी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में भारतीयों की विशेषकर प्रशंसा की। किस चीज के लिए प्रशंसा कर रहा है? कि अपनी ज्ञान संपदा के विनिमय और संप्रेषण में उच्च कोट की प्रमाणिकता एकदम गलत। वो कहते हैं भारतीय लोग बंद मानसिकता के हैं, विदेशियों से बात नहीं करना पसंद करते हैं, उनसे डिस्कशन नहीं करते हैं, ज्ञान विज्ञान में लोग पिछड़ गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो एकदम गलत, इसकी प्रशंसा कर ही नहीं रहा है वो। अगला, एक शक्तिशाली व्यापारी वर्ग के उदयकरण में उच्च, एकदम कोई व्यापारी वर्ग के उस समय उदयकरण नहीं, तो उसके बारे में चर्चा इन्होंने नहीं किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसने एक बात कही थी, जो भारतीय लोग हैं इनके धार्मिक पक्ष के बारे में जब बोल रहा, कहता है कि ये लोग जो है ना विभिन्न प्रकार के व्रत रहते हैं, तीर्थ करते हैं, त्योहार करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, यही करते रहते हैं। और प्लस इनका कोई पवित्र स्थान मिल जाए, उस पर तालाब या जन संचय केंद्र बना दे तो एकदम सही। देखिएगा, पवित्र स्थानों पर तालाबों एवं जल संग्रहण कार्यों के निर्माण में उच्च कोड की प्रवृत्ति, तो आंसर हो जाएगा आपका ये। और इंपॉर्टेंट देखिए सवाल था, अब ये सवाल भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। यूपीएससी के स्टैंडर्ड के सारे सवाल जो हम लोग देख रहे हैं। कली ए दिमना का अरबी में अनुवाद पता है आपको? कली ए दिमना का ये देखिए अरबी में जो अनुवाद है वो पंचतंत्र नामक किताब का है। तो पंचतंत्र का अनुवाद है कली ए दिमना। अलबर्नी बहुत बड़ा उनके, वो भारतीय कहते हैं उनके जैसा कोई देश नहीं, उनके जैसा राष्ट्र कोई राष्ट्र नहीं, उनके जैसा कोई राजा नहीं है। ये स्टेटमेंट मैंने आपको कई बार बोला है। ये स्टेटमेंट किसका था? अलबर्नी का था। यही कहता था कि भारतीय लोग बंद मानसिकता में हैं, यदि इनके पूर्वज ऐसे नहीं थे, वो खुले दिमागों के थे। तो ये देखिए, वह मुसलमान विजय जिसने हिंदू देवी की आकृति, मैंने कहा हिंदू देवी की सिक्कों पे आकृति मोहम्मद गोरी के मिली है, और ये और देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है, तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी। देखिए, ये सारे सवाल थोड़ा सा अब आपको मेहनत करने। आगे देखते हैं हम लोग इसमें। अलबर्नी कथनों पर विचार करना है। अलबर्नी किताबुल हिंद में भारतीय सभ्यता का संवेदनशील अध्ययन है, एकदम सही है। भारतीय सभ्यता संस्कृत का संवेदनशील अध्ययन करता है। मुख्यतः भारत का राजनीतिक इतिहास, एकदम गलत है। मुख्यतः है ही नहीं, इसमें भारत के राजनीतिक इतिहास की नाम मात्र की चर्चा है। तो ये राजनीतिक किताब है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत हो जाएगा। देखिएगा भाई, महमूद गजनवी के लूटपाट पूर्ण आक्रमणों की समालोचनात्मक वर्णन, एकदम सही बात है कि क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है, इसका वर्णन है। और मुख्यतः भारत के सांस्कृतिक सामाजिक बौद्धिक इतिहास का अध्ययन, ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इसका आंसर होना चाहिए कि गलत चुनेगा तो 2, अगर वो होगा तो 1, 3, 4। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। डॉक्यूमेंट, तो अगर हम लोग इसमें कौन सा कथन सही है, तो इसका कथन सही हो जाएगा 1, 3 और 4। जो राजनीति शास्त्र का वर्णन है मुख्यतः, तो मुख्यतः गलत है, वो नाम मात्र। देखिए कितना यूपीएससी ने इस पर जो सवाल बना हुआ है। हमें एकदम होशियारी रखना है, कोई एकदम नहीं, सवाल पढ़िए, आराम से समझिए और उसका आंसर दीजिए। गोरी की विजय से पहले मुस्लिम शासक कहाँ थे? देखिए क्या बात, अवध में एकदम नहीं है, कटेहर दिल्ली में चर्चा नहीं, सिंध के क्षेत्र में। जब मोहम्मद गोरी आता तो सिंध और आपका पंजाब के क्षेत्र में मुस्लिम शासक था, तो सिंध का क्षेत्र हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अलबर्नी ने अपनी किताब किताबुल हिंद में 8 ऐसे व्यक्तियों के समूह की चर्चा, जिसको अल्लम गल्लम कहता है या अंत्यज कहता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें मोची है, धोबी है, जुलाहा है, आपको जादूगर है, शिकारी है, उसमें नाविक है, डलिया बनाने वाला है, और मछुआरा है। इसमें देखेंगे हम लोग जुलाहा, ये आपका ये, तो इसका आंसर इसमें दोनों गलत। देखिए लुहार भी नहीं है, देखिएगा, और चर्मकार भी नहीं है, दोनों नहीं है इसमें भाई। तो ये दोनों नहीं, तो इसमें जो है कोई दूसरा एक नाम मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, ये आपका मछुआरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? लुहार। इस तरफ से अगर अब आप सोचिए, अब आप इसको मोची चूंकि है, देखिए चूंकि मोची है, तो मोची को अगर लोग आपका चर्मकार से जोड़ेंगे तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? लुहार। तो एक बार मोची से आप चमार को जोड़ सकते हैं, तो ये हो सकता है। तो ये चीजें देखिए, गुजरात पर महमूद गजनवी के आक्रमण से आनिलवाड़ के आपका चालुक्य राज्य का कौन सा शासक था? उसका नाम था भीम प्रथम।
जब सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया जाएगा तो वहाँ पर शासक कौन था? भीम आपका फर्स्ट था। अगला भाई देखिएगा, मोहम्मद गोरी के स्वर्ण सिक्कों पर क्या अंकन है? देखिएगा, इसके एक भाग पर देवी लक्ष्मी का, दूसरे भाग में देवनागरी लिपि में अक्षरों का। तो एकदम सही बात है, ये पहला ही आंसर हो जाएगा। उनके यहाँ पर अरबी कलमा है नहीं, उसके अलावा कुछ टकसाल का नाम है नहीं। ये सब शुरुआत आपका आगे चल के देखेंगे हम लोग, इल्तुतमिश बड़े पैमाने पर करेगा। जिम्मी से क्या तात्पर्य है? मुगल काल में लगाए जाने वाला विशेषकर गलत। मालाबार क्षेत्र की जनजाति मोपला थी। गुजरात में लागू कर व्यवस्था गलत। राज द्वारा सुरक्षित नागरिक, एक सुरक्षा, एक तरह से राज इनको सुरक्षा देता था, सम्मान में, जीवन में, संपत्ति में एक सुरक्षात्मक कर था, जो आगे चल के फिरोज शाह तुगलक के समय में धार्मिक कर में भी कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है राज्य को कोई सेवा नहीं दे पाएंगे इस कंडीशन पे। मोहम्मद गोरी सर्वप्रथम किस राज्य को विजित किया था? तो मोहम्मद गोरी सबसे पहली बार पंजाब को विजित किया था। देखिएगा, मोहम्मद गोरी ने जब पहली बार आपका लाहौर और पंजाब का जो क्षेत्र है उसको पूर्ण रूप से 1184 में अपने साम्राज्य में का हिस्सा बना लेता है। इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। गुजरात में तो खुद हार ही गया था, कन्नौज राजस्थान तो बहुत बात की बात है। तो हम लोग गेस कर सकते हैं, देखिए सारे आंसरों को इसमें। आपके सामने देखिए 1025 में आपको पता है सोमनाथ अटैक हुआ था, तो इसका देखिए हो जाएगा सोमनाथ अटैक। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, तो इसका चंदावर का युद्ध हो जाएगा। 78 में देखिएगा गुजरात में गोरी की पराजय हुई थी कायाद्रा या आनिलवाड़ या पाटन या कासगढ़ के युद्ध में। और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध था। तो अब इससे आप लोग मिला सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा भाई सी। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी रचना अलबर्नी ने की है? आपको पता है अलबर्नी किताब का ही नाम है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद या किताब उल रहला या मिन मकाला। तो इसका आंसर, इसके अलावा उसने किताबत सैदाना भी लिखी है और इवोल्का भी लिखी है। इसका आंसर किताबुल हिंद हो जाएगा। मध्य एशिया के राजनीतिक इतिहास में किसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ख्वारिज्म के शाह ने की थी। और आपको बता कि जब इसने 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को जब इसने हरा दिया था, देखिए इसने मोहम्मद गोरी को अंधखुद के युद्ध में हराया था। अंधखुद का युद्ध, इस युद्ध में, अंधखुद के युद्ध में देखिएगा इसने मोहम्मद गोरी को हराया था। उसके बाद इस ख्वारिज्म के शासक ने आपका द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ख्वारिज्म के शाह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा ये कभी पूछ लेगा, बहुत लोग गलत कर देंगे। इसका आंसर रहेगा ख्वारिज्म के शाह। अब देखिए भाई और आगे पढ़ते हैं। चंदावर का युद्ध लड़ा गया था, पता है चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। और एक तरफ से है मोहम्मद गोरी और दूसरी तरफ उनके सामने है गढ़वाल शासक जयचंद, यानी कि जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में। सही आंसर मोहम्मद गोरी की भारत विजय और नव स्थापत्य तुर्की सल्तनत के का प्रत्यक्ष आपका जो है परिणाम किस ग्रंथ में मिलता है? ये सारा वर्णन जो है मिनहाजुल सिराज की किताब का नाम है तबकाते नासरी। तो ये देखिए तबकाते नासरी किताब है, ये मिनहाजुल सिराज की है, ये इन्हीं किताब में मिलता है। मिनहाजुद्दीन सिराज की किताब पर यह सब मिलता है। निम्नलिखित में किसने ऐसे सिक्के जारी किए जिन पर हिंदू देवी, बार बार हिंदू देवी? मोहम्मद गोरी। संस्कृत का लेख महमूद गजनबी। इसका आंसर मोहम्मद गोरी। बहुत आसान सवाल देखिएगा। निम्नलिखित में किस स्रोत से हमें सिंध की विस्तृत, देखिए भाई सिंध का विस्तृत वृत्तांत मिलता है? चचनामा, आपको मैंने बताया था किताब का नाम चचनामा है। ये अज्ञात अरबी लेखक किसी ने देखिए था, ये अज्ञात अरबी लेखक की किताब है जिसने इसको लिखा है चचनामा में। इसी में सिंध का इतिहास मिलता है। आगे चलकर नसरुद्दीन कुबाचक समय में अबू बकर कूफी के द्वारा इसका जो है फारसी में अनुवाद किया गया था। तो इसका चूंकि सिंध का विस्तृत वर्णन की बात है, आंसर हो जाएगा चचनामा। निम्नलिखित विदेशी आक्रमण किसने सोमनाथ मंदिर की लूट की थी? आपको पता है सोमनाथ मंदिर की लूट महमूद गजनबी का बहुत प्रसिद्ध आक्रमण 16वां आक्रमण है जो 1025 में हुआ है। ये 16वां आक्रमण था। और ये सोमनाथ जो मंदिर है देखिएगा, ये भगवान शिव का मंदिर है। और ये हम लोगों ने महमूद गजनबी में पूरा पढ़ा था डिटेल में इसमें।
भारत पर तुर्कों की विजय के एक महत्वपूर्ण पहलू नगरी क्रांति थी। एकदम सही है, ये हबीब साहब ने बोला है। तो ये मोहम्मद हबीब साहब का स्टेटमेंट है। वो तुर्क की स्थापना को नगरी क्रांति, द्वितीय नगरीकरण से देखेंगे। जो पहला नगरीकरण है वो 6 सेंचुरी BC का था और दूसरा नगरीकरण जो है तुर्कों की स्थापना के बाद होता है, तुर्की राज की स्थापना के बाद। तो हबीब साहब का स्टेटमेंट है। महमूद गजनबी के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? हम जानते हैं मुख्य उद्देश्य क्या था, धन को लूटना। मोहम्मद जाफर ने कहा है कि धन को लूटना इनका मुख्य उद्देश्य था, धन को लूटना। देखिए भाई, निम्नलिखित में से 1202 ईस्वी में किसने नालंदा विद्यालय को नष्ट किया था? आपको पता है मोहम्मद गोरी का एक दास था इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी। ये देखिए आपका रहेगा लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक, माने कि लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था और इसी को हराने के लिए कौन? मोहम्मद गोरी वहां से आता है, तो इसका नाम रहेगा खुसरो मलिक। महमूद गजनबी के आक्रमण में हिंदू शाही राज की राजधानी क्या थी? देखिए, हिंदू शाही राज की शुरुआती राजधानी कभी काबुल थी। उसके बाद जब महमूद गजनबी होता है उस समय इसकी राजधानी हो जाती है उद्भांडपुर। तो इसका आंसर होना चाहिए, ये पूरा नाम है उद्भांडपुर। इसी को ही बैहिंद कहते थे। देखिए, यही बैहिंद थी, तो बैहिंद या उद्भांडपुर। आगे चलकर नंदन राजधानी बनाता है इनका लड़का आनंदपाल, तो इसका आंसर हो जाएगा इद्भांड यानी उद्भांडपुर, यही इसका ऐसा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं ने किसने बहुजातीय सेना में हिंदुओं की नियुक्ति की? सबसे पहली बात, बहुजातीय सेना महमूद गजनबी बना रहा है और इसकी सेना में अरबी हैं, तुर्क हैं, अफगानी हैं और हिंदू हैं। और हिंदू में भी 2 देखिए नाम मिलते हैं, एक तो मिलेगा तिलक और दूसरा मिलेगा सेवंद राय। देखिए भाई, सेवंद राय ये इनके सेनापति थे। तो हिंदुओं की नियुक्ति कौन कर रहा है? महमूद गजनबी कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट सवाल, तारीख सुबकतगीन पुस्तक का लेखक कौन है? तारीख सुबकतगीन पुस्तक का लेखक है बैहाकी। और इस बैहाकी को आपको पता है कि इसको लेनपूल ने पूर्व का लेप्स कहा है, पूर्व का लेप्स। तो इस किताब का आपको किताब किसने लिखी है? तो इसको लिखा है भाई आपका बैहाकी ने। महमूद गजनबी के उत्तर भारत पर आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन स्त्रियों से संबंधित सामाजिक प्रथा प्रचलन में नहीं थी? तो जिस समय महमूद गजनबी के समय अलबर्नी आया है और अलबर्नी ने भारतीय समाज का विस्तृत वर्णन किया है। अलबर्नी ने कहा कि बाल विवाह था, एकदम था, सती प्रथा थी, एकदम थी, सती प्रथा तो थी ही, विधवा पुनर्विवाह एकदम नहीं था। तो प्रचलन में कौन नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विधवा पुनर्विवाह नहीं बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह प्रचलन में नहीं था। किसी तरह विधवाओं को या तो सती होना पड़ता था या तो विभिन्न प्रतिबंधों के साथ, विभिन्न जो है कष्टों के साथ अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था। विधवाओं के पुनर्विवाह के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इस तरह देखिए, ये हमारा आगे देखते हैं भाई, निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं में किसने बहुजाति, वही सवाल महमूद गजनबी, अभी हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था इसको। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन? बार बार की आपका अलबर्नी, विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण। उसके बाद देखिए, पृथ्वीराज को कैद करके अजमेर ले गया गया, वहां उसने गौरी के अधीन कुछ वर्षों तक शासन किया, बाद में विद्रोह किया, मार दिया गया। ये स्टेटमेंट जो है वो किसका है? हसन निजामी साहब का है। उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान को कुछ समय गिरफ्तार करके कहाँ ले गए? अजमेर। वहाँ ये मोहम्मद गोरी के अधीन रहे, फिर उन्होंने विद्रोह किया, फिर इनको मार दिया गया। ये स्टेटमेंट हसन निजामी साहब का है। चंद्र बरदाई कहते हैं इनको गिरफ्तार करके गजनी ले जाया गया, गजनी में उन्होंने मोहम्मद गोरी को मार दिया, खुद बाद में वहाँ मारे गए। ये स्टेटमेंट किसका है भाई? ये आपका स्टेटमेंट है चंद्र बरदाई। तो इसका आंसर हो जाएगा हसन निजामी। अलबर्नी निम्नलिखित में किन धार्मिक रीतियों के प्रचलन का वर्णन किया? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। भारत में दैनिक यज्ञ एकदम चर्चा की है, व्रत की भी चर्चा की है, तीर्थ यात्रा की भी की है, दान की, इसमें सारा आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग पढ़िएगा, तो मैंने पढ़ाया है अलबर्नी के विस्तृत वर्णन में धर्म में, तो ये है आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका चारों हो जाएंगे। निम्नलिखित शासकों किसने अपने सिक्कों के पृष्ठभाग पर कालिमा का संस्कृत में अनुवाद किया था? अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतारा। देखो, मोहम्मद मतलब महमूद गजनबी के लिए है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी, संस्कृत में लेख है। भारत के प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण के बारे में कथनों पर विचार करना है, देखते हैं। अफगानिस्तान पर आक्रमण
एवं हिंदू शासन समाप्त है, समाप्त करने वाला प्रथम तुर्की शासक याकूब बिन लायल था। गलत, ठीक है ना, याकूब बिन लायल नहीं है भाई, देखिएगा किसी तरह से याकूब बिन लायल आपका ये जो है गलत सवाल है। ये तुर्की शासक नहीं, देखिए ये तुर्की शासक नहीं, सफ़ानिद शासक था, ये सफ़ानिद वंश का था, तुर्की वंश का नहीं था। देखिएगा ये सफ़ानिद वंश का है। याकूब बिन लायल तो एकदम ये, और याकूब बिन लायस है, ये देखिएगा उसका पूरा नाम है, देखिएगा याकूब, ये देखिए बिन लायस। ये 867 से लेकर 870 तक देखिए, इसी ने पहली बार अफगानिस्तान से हिंदू शासन खत्म किया था। इसी ने अफगानिस्तान से हिंदू, और काबुल को जीतने का श्रेय इसी को है ना। काबुल पहले, ये पूरा अफगानिस्तान जो था देखिएगा, ये अफगानिस्तान उस समय हिंदू शाही राज का पार्ट हुआ करता था, लेकिन सफ़ानिद वंश के शासक याकूब बिन लायस के द्वारा 867 में पर अटैक करके यहाँ पर हिंदू शासन खत्म कर दिया गया था। तो स्टेटमेंट इसके हिसाब से देख लीजिएगा, ये आपका तुर्की शासक नहीं था, ठीक है ना, कौन सफ़ानिद शासक था। दूसरा देखिएगा आपका कथनों पर, ये अरब लोग पंजाब पर विजय नहीं कर सके थे। एकदम सही बात है, पंजाब पर विजय नहीं कर सके थे अरब लोग। महमूद गजनबी ने हिंदू स्थापत्य की आलोचना की थी। नहीं, महमूद गजनबी ने हिंदू स्थापत्य की आलोचना नहीं, अलबर्नी ने की थी, और इसलिए की थी कि जो हिंदू धर्म के लोग मंदिर हैं, स्थापत्य से ये राज, यहाँ पर इतना पैसा है, बैंक तरह काम करते हैं, विदेशी यहाँ पर अटैक कर रहे हैं, इसके लिहाज से महमूद गजनबी ने तो खासकर मथुरा और कन्नौज के मंदिरों की इतनी तारीफ की थी, उसने कहा इसको बनवाने के लिए आपका 1 लाख टन का और 200 साल से ज़्यादा समय लगेगा। तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, आलोचना की है नहीं। और इस पर अगर हम लोग देखें तो इसको हो सकता है, ये चूंकि सफ़ानिद तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत था और ये मिसप्रिंट हो सकता है, याकूब बिन लायस ही हो सकता है, तो इसके हिसाब से ये स्टेटमेंट इसको सही कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर 1 और 2 तब मानेंगे, वरना यहाँ पर ये जो आपका याकूब बिन लायस था सफ़ानिद वंश का था, क्योंकि सफ़ानिद वंश भी तुर्की साम्राज्य का, तुर्किस्तान वाला ही एरिया है, तो इसको प्रथम तुर्की शासक कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से स्टेटमेंट पहला, ये थोड़ा टिपिकल सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, ये बेसिक इस तरह के स्टैंडर्ड सवाल नहीं रहते, ये आपका UGC नेट उन सब में या UPSC में पूछे जा सकते हैं, बस हो गया। तो इसके हिसाब से ये जबरदस्ती इसको हम विकल्प से सही कर सकते हैं, 1 और 2, क्योंकि 3 तो एकदम गलत हो, 3 गलत हो, 3 ये गलत, देखिए कैसे हमको आंसर करना है। तीसरा गलत हो, 3 हो ही नहीं सकते आंसर, अपने आप 1-2 मार दीजिए, भले आप कुछ जानते हो या ना जानते हो। एक स्टेटमेंट भी जानते हैं, उससे हम आंसर दे सकते हैं। भाई तीसरा गलत है ना, तो 3 कभी हो ही नहीं सकता आंसर में, 1 और 2 अपने आप हो गया, भले हमको 2 स्टेटमेंट पता है या नहीं पता है। आगे देखते हैं भाई, निम्नलिखित भारतीय नरेशों किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। आपको पता है भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में पहली बार हराया है, भीम सेकंड ने। महमूद गजनबी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के बाद किसने आत्महत्या कर लिया था। हिंदू शाही शासक जयपाल ने। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा जयपाल ने, बार बार इसने आत्महत्या कर ली थी। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था। जाति व्यवस्था में दोष नहीं, धार्मिक संघर्ष नहीं, राजनीतिक एकता का अभाव, ये भी गलत है, क्योंकि बहुत सारे संगठन बने थे। जयपाल ने खुद बनाया, आनंदपाल ने बनाया, यानी कहीं कहीं ये लोग एक हुए थे। मुख्य था उसमें सेना की दुर्बलता। उस समय अगर देखें तो ये फ़ख्र मुदब्बिर ने अपनी किताब फवाद उल फवाद में पूरा वर्णन किया है। उसमें कहा है कि राजपूत आपका तुर्क जो हिंदू शासक का पतन का मुख्य कारण था सेना की दुर्बलता। तो इसमें ये दोनों विकल्प में से अगर आपको, तो ये आंसर ज़्यादा सटीक रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको देखेंगे कि ऐसा स्थितियाँ मोहम्मद गोरी के गजनबी के समय में कई बार गुट बने भी थे और वो गुट उतना सफल नहीं हो पाए थे। विदेशी आक्रमणकारियों को ऐतिहासिक क्रम में बनाना, ये तो आप लोग मिला ही लेंगे। महमूद गजनबी देखिए 712, ये 1000 से लेकर 25, ये आपको पता है 1175 से लेकर 1205 और 1221, इसको आसानी से आप मिला लेंगे। इसमें से कोई सवाल है जो आप ना कर पाए।
अल बरूनी ने भारत की यात्रा की। बहुत आसान सवाल, इससे पहले हम लोगों ने हल किया था। कब? 11वीं शताब्दी में, आपको पता है। मोहम्मद गोरी पराजित करने वाला पहला भारतीय कौन? अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा। देखिए अब इसमें मूलराज, अगर कभी भीम सेकंड ना हो तो मूलराज, तो इसका आंसर मूलराज आएगा। मोहम्मद गोरी के भारतीय विजय और उसके बाद था तुर्की राज का पढ़ा। अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा तबकाते नासरी। मिनाजुल सिराज किताब तबकाते नासरी में इसकी पूरी जानकारी मिलती है, इनके द्वारा विजय की। निम्नलिखित कौन मोहम्मद गोरी का दास नहीं था? देखिए ताजुद्दीन इल्दौज है, ऐबक था, नसरुद्दीन कुबाचा था, इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी था। कौन नहीं है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, यानी ये दास का दास था। तो इसका आंसर हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ये व्यक्तियों को मिलाना है, आराम से आप मिला लेंगे। मोहम्मद गोरी 712, अभी हम लोगों ने पढ़ा है 1175 से 1205। महमूद गजनवी 25 के आसपास 1000 से, और ये 1398 मिल जाएगा। तैमूर बेग। महमूद गजनवी के आक्रमणों का एकमात्र स्थायी राजनीतिक परिणाम क्या हुआ? पश्चिमी भारतीय क्षेत्र पर उसका अधिकार, कश्मीर पर अधिकार नहीं, पंजाब को, उसका एकदम सही है, उसका सबसे बड़ा अधिकार पंजाब को गजनी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया जाना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर पूछ सकता है। वह मुस्लिम लेखक कौन था जिसने भगवत गीता, पुराण, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त सब का अध्ययन किया? आपको पता है वो कौन है? अल बरूनी। हमने शुरुआत में इसको देखा था। भारत के लोगों का इस्लाम से संपर्क सबसे पहले निम्नलिखित किस रूप में हुआ? सिंध पर आक्रमण नहीं भाई, तुर्क मालाबार मैंने पढ़ा था। सबसे पहले जो अरबी व्यापारी थे मालाबार तट पर व्यापार के रूप में आए, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका मालाबार व्यापार पर तट के रूप में। आगे चल के यही भारतीय महिलाओं से इन्होंने शादी की और इनकी संतानें मोपला कहलाई। निम्नलिखित में कौन सा मुस्लिम विद्वान महमूद गजनवी के साथ आक्रमण आया था? आपको पता है, कई बार हल कर चुके हैं। अल बरूनी। किस वंश के शासकों ने महमूद गजनवी के आक्रमण सबसे अधिक प्रतिरोध किया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हिंदू शाही। तीन वंश, जयपाल, फिर आनंदपाल और उसके बाद त्रिलोचन पाल। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू शाही वंश। गजनी राज आधुनिक समय में कहाँ था? गजनी इस समय भाई उस समय कहाँ था? अफगानिस्तान। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब महमूद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? देखिएगा तो जिस समय महमूद गजनवी ने आपका गुजरात पर आक्रमण किया था उस समय शासक था भीम फर्स्ट। मोहम्मद गोरी के भारत में आक्रमण के समय, मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण के समय पहली बार कहाँ पराजित हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट, माउंट आबू। उसी कहते हैं माउंट आबू के बगल में आनिलवाड़ का युद्ध, पाटन का युद्ध, नाहरवाला का युद्ध, कासगढ़ का युद्ध, कयाद्रा का, सारा उसी का नाम है। इसका आंसर हो जाएगा माउंट आबू। ये युद्ध होता है 1178 एडी में। सामने भीम सेकंड या मूलराज था। महमूद गजनवी के समय सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कौन गया? बार बार वही सवाल। देखिए भीम फर्स्ट। महमूद गजनवी ने सबसे पहले किसे हराया था? देखिए महमूद गजनवी सबसे पहला आक्रमण आपका होता है, आपको पता, हिंदू शाही राज के पश्चिमी किनारे पर, और उसका समय कौन था? जयपाल था। जयपाल को हराया था उसने। ये देखते हैं हम लोग जयपाल। मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो मोहम्मद गोरी तराइन के पहले युद्ध में स्वयं हार गया था और हराया था उसने तराइन के द्वितीय युद्ध में। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? बताओ। आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम को तुर्क है नहीं, अफगान है नहीं, अरबी था, एक अरब आपका विदेशी वो था, सेनापति था। महमूद गजनवी पुत्र था किसका? आपको पता है महमूद पुत्र सुबुक्तगीन का पुत्र था। तो सुबुक्तगीन का। महमूद गजनवी के भारत के आक्रमण सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव क्या पड़ा? धन की लूट हुई, ध्वस्त मंदिर हुए, इस्लाम का प्रचार हुआ, राजनीतिक और सैनिक दुर्बलता का उजागर होना। देखिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण का यही पड़ा है कि देखिए आपका भारत की राजनीतिक और सैनिक दुर्बलता सबके सामने आ गई। धन की लूट हुई, वो तो बहुत लोगों ने लूटा। अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा लूट करता है कौन? आपका मलिक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, मलिक काफूर के द्वारा। तो धन की लूट तो भारत में एक लगातार होती रही, लेकिन भारत इसका प्रभाव ये पड़ा कि राजनीतिक और सैनिक दुर्बलता सामने आ गई।
महमूद गजनवी द्वारा ध्वस्त किया सोमनाथ मंदिर किस देवता का था? आपने पहले देखा था भगवान शिव। सोमनाथ मंदिर। दाहिर पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का तत्कालिक कारण क्या था? दाहिर को दंडित करना, क्योंकि दाहिर ने जो लूटे हुए जहाज को वापस नहीं भेजा था, उसको दंड देना, उसके राज पर अधिकार करना नहीं, इस्लाम का प्रचार करने, सुरक्षित कुछ भी नहीं था। निम्नलिखित किसे फारसी का होमर, पता है आपको फारसी का होमर आपको कहा जाता है? फिरदौसी को। फिरदौसी को फारसी का होमर कहा जाता है। आपका सिंध के राजा दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी विधवा रानी बाई कहाँ लड़ती हुई मारी गई थी? रावर के किले में। आपको बताया गया था रावर के किले में वो जो है लड़ती हुई मारी जाती है। महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में अपने आक्रमण में, ठीक है ना, मथुरा और कन्नौज के मंदिर को जोड़ा था। ये उसका 12वां आक्रमण था। देखिएगा, ये सब थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसका 12वां आक्रमण था। महत्वपूर्ण आक्रमणों को क्रम से मालूम होना चाहिए। लास्ट देखिए भाई, मोहम्मद गोरी को आन्हीलवाड़ के राजा बघेल द्वितीय ने कब पराजित किया था? 1078 में। नालंदा विश्वविद्यालय को 1202 ईस्वी में जलाकर किसने नष्ट कर दिया था? पता है आपको? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। तो इस तरह अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने लगभग 60-65 सवाल ये और लगभग 30 सवाल उधर, लगभग 100 सवाल हमने जो है इन 4-5 टॉपिक में देख डाले। अब इससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा, कोई भी सवाल होगा तो बहुत इतना सवाल टिपिकल नहीं होता, बहुत इजी सवाल होता है। अगर आप एक बार अच्छे से पढ़े होंगे, उस पर मेहनत किए होंगे, तो कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसको आप आसानी से जवाब ना दे सकें। उनको बहुत बढ़िया से आप इनका जवाब दे सकते हैं। कोई भी सवाल होंगे देखिएगा, ये सारे देखिएगा हमारे सामने। जो आप लोगों ने पूरा का पूरा टॉपिक देखिए पढ़ा, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल थे, कुछ भी ऐसा सवाल नहीं था जो एकदम कठिन हो। आपको इस बात का एहसास भी हुआ होगा आपने, अगर आप पूरा एक बार लेक्चर पढ़ लीजिए, पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद जो है आप कुछ मैटर कहीं से कुछ भी जो भी मिल जाए पढ़ डालिए। उसके बाद आप देखिए कोई भी सवाल ऐसा नहीं जिसका आप आसानी से जवाब ना दे सके। लगभग सब कुछ कवर है आपके लेक्चर में, आप लेक्चर पर ही करिए। NCERT पूरा पढ़ डालिए, कोई भी एक अच्छी किताब जो भी आपको मन करे, हर जगह पर कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ पर्याप्त है। मैंने इसमें खुद कई किताबों का, कई जगह की चीज़ों को मिलाकर एक कर दिया है, तो आपको उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप वीडियो को देखिए, उसका बढ़िया से नोट्स बना लीजिए और अच्छे से सवालों को उसको पढ़िए। उसके बाद जो भी सवाल है उनको हल करिए। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाया जाता है। मैंने कहा जैसे जयपाल को आप जान रहे हैं, तो जयपाल अगर यहाँ पर है तो उसके बाद तो हम गेस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई भी सवाल ऐसा हो जिसको हम लोग गेस भी कर सकते हैं, तो देखिए गेस वाले सवाल भी देखिए रहते हैं, बहुत सारे सवाल गेस वाले हैं। अब इसको हम लोग गेस कर सकते थे, जयपाल से हम लोग इसको लगा सकते थे कि महमूद गजनवी के समय में, क्योंकि और सारे नाम हमको सुनने को नहीं मिलते हैं। जो नाम सुन नहीं पढ़े तो हम गेस कर ले, हो सकता है सही हो जाए। तो इस तरह हम लोग जो भी रहेगा हम लोग इनको देखते रहेंगे। तो आप इसी तरह हमारा जैसे टॉपिक ख़त्म होते रहेंगे, हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। बाकी उसके बाद हमारा टेस्ट भी होगा, वो टेस्ट पेपर आपको दिया जाएगा, उसके बाद आप उसको टेस्ट को हल करेंगे। ये तो आपका क्वेश्चन आंसर सेशन था, जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन थे या कुछ संभावित क्वेश्चन थे जिन पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। इन सारे क्वेश्चनों को आप एक बार देख डालिएगा, इनको अच्छे से हल करिएगा और इसके बाद आपको एक आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर एक नए क्वेश्चन सेशन के साथ आएंगे, जिसमें हम लोग और आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। धन्यवाद।